नमस्ते, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे सीखना या अधिगम प्रक्रिया को समझना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो इसको आज हम पूरी तरह से समझेंगे। तो इसका पहला जो है हिस्सा, इसका सीखने के प्रक्रिया एवं प्रतिफल। तो सीखने के प्रक्रिया में जो है सीखने की प्रक्रिया, इसको हम क्या बोलते हैं ना, शिक्षण प्रक्रिया अथवा अधिगम प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं शिक्षण क्या है ना। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक व्यावहारिक स्थायी परिवर्तन है जो कि अनुभूति से होता है। अस्थायी परिवर्तन कभी शिक्षण नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम बीमार हैं तो हमारी जब बीमारी ठीक हो जाएगी, बीमारी में क्या होता है ना, चिड़चिड़ाहट होता है। लेकिन जब हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी तो वो चिड़चिड़ाहट नहीं रहेगी। तो वो स्थायी परिवर्तन नहीं है, वो अस्थायी परिवर्तन है। तो इसको हम शिक्षण नहीं बोल सकते, ठीक है ना। जो स्थायी परिवर्तन होगा वही शिक्षक है, मतलब शिक्षण है। जैसे कि अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर आप कल को भूल जा रहे हैं या फिर आपको याद नहीं रहता, ठीक है ना, तो वो शिक्षण नहीं कहलाएगा। वैसे सब व्यवहार जो है वो शिक्षण नहीं होता। जैसे कि मैंने बोला कि बीमारी में, ठीक है, जैसे कि एक शराबी होगा तो वो नशे में एक टाइप का होता है, और जब उसका नशा उतर जाता है तो वो दूसरे टाइप का हो जाता है, ठीक है ना। तो वो शिक्षण नहीं कहलाता है। तो अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था ना, विलियम मैकडूगल ने किया था, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में प्रयोग किए थे। वैसे व्यवहारवाद के जनक कौन है ना, व्यवहारवाद के जनक हैं वाटसन। फिर हम देखेंगे अधिगम को लेकर महत्वपूर्ण परिभाषा कौन कौन दिए थे और क्या दिए थे, ठीक है। पहले गिलफोर्ड ने क्या बोला था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम या शिक्षण है। तो हमारे व्यवहार के कारण अगर व्यवहार में परिवर्तन आता है, जैसे कि हम किसी से बुरा आचरण कर रहे हैं तो बदले में तो हमको क्या रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा ना। हम अगर बुरा करेंगे तो बुरा ही पाएंगे। उसी तरह वो गिलफोर्ड बोल रहे हैं कि व्यवहार हम जिस तरह से देंगे तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। फिर स्किनर ने क्या बोले, स्किनर बोले कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। फिर बुड़बक क्या बोले ना, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया ही क्या है ना, अधिगम है। फिर गेट्स क्या बोले ना, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षण है। ये जो है ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है।
फिर क्या है ना, क्रो एंड क्रो, इन्होंने क्या बोला था ना, आदतें, अभिवृत्तियाँ तथा ज्ञान का अर्जन ही शिक्षण है। हाँ, मैं आपको कहना भूल गई, आप लोग सब तो कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, ये सब इम्पोर्टेंट है। आप इसी नोट को पढ़िएगा तो 100% आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अधिगम के प्रकार जो है वो है ज्ञानात्मक अधिगम, भावनात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम। इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अधिगम की विधियाँ। क्या क्या विधियाँ होता है, तो पहले होता है कि बच्चा जो है कुछ जो है करके सीखता है, खुद करता है और सीखता है। या फिर कैसे सीखता है ना, निरीक्षण या अवलोकन करके, मतलब हम जैसे करते हैं उसको बच्चा निरीक्षण करता है, वो फिर सीखता है। फिर क्या होता है ना, परीक्षण करके सीखना। जैसे कि हम लैबोरेटरी में क्या होता है ना, शिक्षक जो होते हैं वो करके पहले दिखाते हैं, फिर स्टूडेंट बाद में करता है, तो परीक्षण करके सीखना। वाद विवाद विधि, अनुकरण विधि और लास्ट में आता है प्रयास एवं त्रुटि विधि। फिर नेक्स्ट आता है अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती है ना, पहले होती है अधिगम जीवन के अंत तक होता रहता है। मतलब ये जो है हमारे जीवन के, मतलब हम जब जन्म लेते हैं उसके बाद से ही हमारा सीखना जो है ये शुरू हो जाता है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन के अंत तक होता है, ठीक है। अधिगम निरंतर व सतत है, यह हमारे लाइफ में निरंतर चलता रहे, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अधिगम विकासशील प्रक्रिया है, डेवलपिंग प्रोसेस जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस। और क्या होता है ना, अधिगम सामाजिक होता है और समाज में समायोजन होने में सहायता करता है। तो हम जो समाज में रहते हैं इसमें क्या होता है ना, अधिगम हमारा जो शिक्षण है वो हमें किससे किस तरह से बात करनी चाहिए, कैसे हमारे समाज में रहना चाहिए, यह हमारे जो एडजस्टमेंट में, समायोजन में सहायता करता है। फिर नेक्स्ट आता है क्या ना, अधिगम जिसको हम शिक्षण भी बोलते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले क्या कारक, क्या क्या कारक हैं जो हमारे शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो पहले क्या होता है ना, वातावरण, हमारे जो वातावरण है वो। फिर क्या है ना, परिपक्वता, हमारा जो मैच्योरिटी है, ठीक है। फिर थर्ड में आता है बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। तो अध्ययन करते समय जो हमारा है, जो हमारा शरीर जो है वो सुस्त होना चाहिए, हमारा कोई मतलब माइंड जो है डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। फिर विषय सामग्री का स्वरूप। फिर लास्ट में आता है सीखने का समय व थकान। हमें सीखने के लिए कोई मतलब समय निर्धारण करना चाहिए, हम थकान में वो नहीं सीख सकते, ठीक है। तो अधिगम के सिद्धांत कौन कौन दिए हैं ना, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, फिर क्या है स्किनर का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत है, मेस्लो का सिद्धांत, फिर क्या है ना बंडूरा का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, रूट लोबिन का सिद्धांत, पावलव का सिद्धांत,
स्टालमैन का सिद्धांत, ये सब जो है हम बाद में देखेंगे, सिर्फ आप ये सब नाम याद रखिए। नेक्स्ट आता है सीखने के वक्र। वक्र को और हम क्या बोलते हैं ना, पठार बोलते हैं। ठीक है, तो सीखने के प्रकार जो हैं, पठार जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो पहले हम जानते हैं ये जो वक्र व पठार ये क्या होता है ना। प्रत्येक प्राणी जीवन भर वो तो कुछ ना कुछ सीखता रहता है ना। तो प्रत्येक प्राणी जीवन भर जो सीखता है उसकी सीखने की गति हमेशा एक सी नहीं होती है। वो क्या होता है ना, घटता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो घटता बढ़ती उसका जो है ये घटना और बढ़ना ये जो है चलती रहती है, कब घटती है तो कब बढ़ती है। तो इसको हम क्या करते हैं ना, वक्र व पठार के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो उसके प्रकार जो है 4 प्रकार। तो पहला आता है सरल रेखीय वक्र। ये क्या है ना, जिस वक्र में सीखने के दर एक समान होती है वो सरल रेखीय वक्र है। मतलब जिस वक्र में क्या होता है ना, हमेशा एक जैसी चलती रहती है, एक जैसा ही सीखता, मतलब एक बच्चा जो है एक जैसे ही सीख, ये लगभग दिखाई नहीं देती। ठीक है, ये किसी में भी दिखाई नहीं देता है। मतलब सीखने की गति हमेशा एक जैसी कभी नहीं रहती है। ठीक है, लेकिन ये एक सरल रेखीय वक्र बोल दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट तो सेकेंड 2 नंबर का जो है वो उन्नतोदर व इसे बोलते हैं नकारात्मक, और इसे क्या बोलते हैं ना, उत्तल वक्र, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स वक्र। तो ये क्या है ना, यह वक्र तब बनता है जब सीखने की गति शुरू में तीव्र हो लेकिन धीरे धीरे कम हो जाए। जैसे कि ये ग्राफ में आप देख सकते हैं, यह क्या है ना, समय और प्रयास नीचे वाला है, और साइड में क्या है ना, सीखने की मात्रा। तो बच्चा किस तरह से सीखता है। तो ये जो है पहले क्या होता है ना, तेज होता है, फिर धीरे 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 क्या होता है ना, धीमा होता है। तो इसको क्या बोलते हैं ना, नकारात्मक व उन्नत दौर और उत्तल वक्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आता है 3rd नंबर, इसको बोलते हैं नतोदर वक्र अथवा अवतल वक्र। अवतल वक्र को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव वक्र। यह वक्र तब बनता है जब प्रारंभ में सीखने की गति धीमी है और बाद में तीव्र हो जाए। ठीक है, ये ग्राफ आप देख सकते हैं, पहले जो है सीखने की गति जो है वो धीमा है और बाद में तेज होता जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नतोदर वक्र। फिर आता है 4 नंबर, यह जो वक्र है ये मिश्रित वक्र। ये क्या है ना, जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति धीमी, बाद में तेज, कुछ समय तक बनी रहती है तथा फिर तेज, उसके बाद धीमी हो जाती है। मिश्रित वक्र का आकार होता है एस। मिश्रित वक्र का आकार कैसा होता है ना, एस टाइप का होता है। जैसे कि ये आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये सीखने की गति है और यह समय। तो ये जो है फर्स्ट क्या होता है, उनकी सीखने की गति जो होती है वो धीमी होती है, उसके बाद क्या होता है तेज होता है, कुछ समय तक वो बनी रहती है, फिर क्या होता है
उतना तेज होता है उसकी गति जो होती है। और ये जो है उत्तल और अवतल दोनों होता है। तो स्किनर के अनुसार वक्र क्या है ना, स्किनर के अनुसार अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति और अवनति का वर्ग अंकित कागज पर विवरण है। ये स्किनर ने कहा है, स्किनर के अनुसार ये वक्र की परिभाषा है। फिर देखते हैं गेट्स के अनुसार अधिगम वक्र सीखने की क्रिया में होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। फिर आता है द्विध्रुवीय अथवा त्रिध्रुवीय शिक्षा व शिक्षण। जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा एक द्विध्रुवीय शिक्षण है। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि द्विध्रुवीय शिक्षण किसके अनुसार किया गया है, तो ये उनका नाम क्या है ना, जॉन एडम्स। इनके जो दो ध्रुव है वो कौन कौन है ना, शिक्षक हैं पहला ध्रुव, और द्वितीय ध्रुव कौन है ना, शिक्षार्थी। इस तरह जॉन डीवे, इनके अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय शिक्षण है। तो दो ध्रुवीय वो जॉन एडम्स, और ये जो है त्रिध्रुवीय जॉन डीवे दिए थे। तो इनके अनुसार जो तीन ध्रुव है कौन कौन है ना, पहला है टीचर, फिर शिक्षार्थी, फिर पाठ्यक्रम जो है वो त्रिध्रुवीय है। उसके बाद होता है लर्निंग आउटकम, इसको हम हिंदी में बोलते हैं शिक्षण प्रतिफल। तो शिक्षण का प्रतिफल यानी परिणाम। परिणाम का मतलब है कि बच्चे ने किसी विषय में कितना सीखा या कितना ज्ञान अर्जित किया, उसको क्या बोलते हैं ना, प्रतिफल बोलते हैं। जैसे कि शिक्षण पहले हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके शिक्षण में होने के बाद क्या हुआ, व्यवहार में परिवर्तन हुआ। उसके व्यवहार में परिवर्तन जो हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो फल निकला कि वो प्रतिफल, वो बच्चे ने क्या सीखा, उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आया, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिफल। फिर NCERT ने 2017-18 में इस पर मतलब ये जो है लर्निंग आउटकम मतलब शिक्षण के प्रतिफल के ऊपर एक दस्तावेज, और जिसको पुस्तक बोलते हैं, लिखा, जिसका नाम है सीखने के प्रतिफल, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षार्थी के लिए सीखने के प्रतिफल का उल्लेख है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।